जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 15 अगस्त 2025। तो सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। आज स्वतंत्रता दिवस है तो इसके वजह से सुबह में मॉर्निंग में हम लोग जो है क्लास को नहीं कर पाए। आज मॉर्निंग में क्लास नहीं चल पाया, तो इसके वजह से आज शाम को आज का करंट अफेयर्स का क्लास जो है लिया जा रहा है। तो चलिए आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और देखते हैं वन बाय वन करके क्वेश्चन के माध्यम से एक एक आर्टिकल को समझते हैं और एक एक न्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भारत में दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भारत में दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है। तो इसको आपको याद रखना है, श्रेष्ठ। किस पहल की शुरुआत की है? पहल का नाम है श्रेष्ठ। आप जानते हैं कि श्रेष्ठ क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, श्रेष्ठ जो है ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है श्रेष्ठ नाम की एक पहल शुरू की गई है। इसका पूरा नाम है राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक, यानी कि इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म हम लोग जान सकते हैं स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स जो है इसका फुल नेम है। ठीक है, इसका मकसद क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के सभी राज्यों में बिकने वाली जो दवाएं हैं उनकी सुरक्षा और गुणवत्ता के असर को जो है परखना और सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करेगा कि देश के हर नागरिक को अच्छी और सुरक्षित दवा मिले। किसने इसको शुरू किया? तो इसे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने जो है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के साथ मिल करके लॉन्च किया है। जानते हैं कि कैसे काम करेगा ये? तो यह एक तरह की रैंकिंग प्रणाली है जो देखेगी कि कौन सा राज्य दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा के मामले में कितना अच्छा काम कर रहा है। राज्यों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, दवा बनाने वाले राज्य और दवा बांटने वाले राज्य। भारत पर इसके असर की बात करते हैं तो इस पहल से जो है भारत जो है दुनिया की फार्मेसी जो है दुनिया की फार्मेसी वाली जो है छवि मजबूत होगी और साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि भारत में बनी दवाओं पर पूरी दुनिया भरोसा करे। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में 8,146 करोड़ रुपए की तातो 2 जल विद्युत परियोजना जो है इसको मंजूरी दी है। केंद्र सरकार जो है इसने किस राज्य में 8,146 करोड़ की रुपए की तातो 2, ठीक है, तातो 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। तो इसको याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इसको जानते हैं विस्तार से। देखिए, जानते हैं कि तातो 2 क्या है। केंद्र सरकार जो है इसने अरुणाचल प्रदेश में तातो 2 नाम की एक बड़ी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। इस पर कुल जो है 8,146 करोड़ खर्च होंगे। कहाँ बन रही है? तो यह परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में स्थापित की जाएगी। क्षमता और उद्देश्य इसका क्या रहेगा? तो इस प्रोजेक्ट से जो है 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसका मकसद जो है देश में साफ ऊर्जा को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय ग्रिड को मजबूत करना है। इस परियोजना का निर्माण नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये करेगी और अरुणाचल प्रदेश सरकार जो है ये मिल करके करेंगे। इसे जो है पूरा होने में 72 महीने 6 साल लगने का अनुमान है। राज्य को इससे फ़ायदा क्या होगा? तो अरुणाचल प्रदेश को इस प्रोजेक्ट से जो है 12% बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए 1% अतिरिक्त बिजली भी जो है दी जाएगी। विकास के अन्य काम की बात करते हैं तो इस परियोजना के तहत 33 किलोमीटर लंबी सड़कें और पुल बनाए जाएंगे जिससे स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा और साथ ही अस्पताल, स्कूल और बाजार जैसी सुविधाएं भी विकसित होंगी। तो ये न्यूज़ भी बहुत अच्छा है, इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका और किस देश ने जो है उल्ची फ्रीडम शील्ड जो है इस सैन्य अभ्यास किया है। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? तो इसको याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया के साथ। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच जो है ये सैन्य अभ्यास किया गया है। उल्ची फ्रीडम शील्ड जो है यह अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच जो है होने वाला एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह हर साल होता है। इसका मकसद जो होता है
क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों से निपटने की तैयारी करना। यह अभ्यास कोरियाई प्रायद्वीप की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया जाता है। यह एक बड़ा सैन्य अभ्यास है जो हर साल होता है। 2025 का अभ्यास जो है 18 से 28 अगस्त के बीच आयोजित किया गया। इसमें हजारों सैनिक, कंप्यूटर सिमुलेशन और ज़मीनी स्तर पर युद्धाभ्यास शामिल होते हैं। इसमें अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई सेनाएं जो है हिस्सा लेती है। इस साल के अभ्यास में जो है दक्षिण कोरिया के लगभग 18,000 सैनिक शामिल हुए। उत्तर कोरिया इस सैन्य अभ्यास का कड़ा विरोध करता है और इसे अपने ऊपर हमले का रिहर्सल मानता है। अक्सर वह इन अभ्यासों के जवाब में मिसाइल परीक्षण जैसी भड़काऊ कार्रवाइयाँ करते रहता है। यह अभ्यास पूरी तरह से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में है और इसका जो है भारत से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने मीठे पानी के केकड़े की नई प्रजातियों की खोज भारत के किस क्षेत्र में की है? हाल ही में शोधकर्ताओं ने मीठे पानी के केकड़े की नई प्रजातियों की खोज जो है कि भारत के किस क्षेत्र में की है? तो इसको याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। देखिए, हाल ही में जो है वैज्ञानिकों ने केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र में मीठे पानी के केकड़े की एक नई वंश और 2 नई प्रजातियों की खोज की है। यह महत्वपूर्ण खोज जो है केरल विश्वविद्यालय के जलीय जीव विज्ञान और मत्स्य पालन विभाग के शोधकर्ताओं के द्वारा की गई है। खोजी गई 2 नई प्रजातियों के नाम हैं कसूर गोडिया सीबी और पिलाटा वामन। क्या नाम है? कसूर गोडिया सीबी और पिलाटा वामन जो है इनके नाम रखे गए हैं। एक प्रजाति जो है कसूर गोडिया का नाम जो है केरल के कासरगोड जिले पर है, जबकि दूसरी प्रजाति वामन का नाम जो है उसके छोटे आकार के कारण भगवान विष्णु के अवतार वामन से प्रेरित है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता का एक प्रमुख हॉट स्पॉट माना जाता है और यहाँ पाई जाने वाली मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों में से लगभग 70% स्थानिक है, जिसका अर्थ है कि वे दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। यह खोज इस क्षेत्र की अनूठी परिस्थिति को उजागर करती है। हालांकि पर्यटन और अन्य मानवीय गतिविधियों से इन दुर्लभ जीवों के प्राकृतिक आवास को खतरा बढ़ रहा है, जिस पर शोधकर्ताओं ने चिंता जताई है। तो इस न्यूज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। आज बहुत अच्छे न्यूज़ जो है आपके सामने पेश है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए जो है किस शहर को प्रमुखता से प्रस्तावित किया है? भारत जो है इसने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए किस शहर को प्रमुखता से प्रस्तावित किया है? तो इसको ध्यान रखना है, अहमदाबाद को। किसे? अहमदाबाद को। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए भारत की तरफ से बोली लगाने को औपचारिक मंजूरी दे दी है। यह फैसला जो है 13 अगस्त 2025 को हुआ। भारत ने मेज़बानी के लिए मुख्य रूप से अहमदाबाद का नाम आगे किया है। इसके लिए गुजरात सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसने शुरुआती प्रस्ताव भी जमा कर दिया है। IOA यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष PT उषा के अनुसार अहमदाबाद के अलावा नई दिल्ली और भुवनेश्वर के नामों पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मौजूद है। भारत की दावेदारी क्यों मजबूत हुई? तो पहले कनाडा भी 2030 खेलों की मेज़बानी की दौड़ में था, लेकिन उसके पीछे हटने से भारत की संभावनाएं जो है काफ़ी बढ़ गई है। मेज़बान देश का अंतिम फैसला नवंबर 2025 में ग्लासगो में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की बैठक में किया जाएगा। भारत इसमें पहले 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का सफल आयोजन कर चुका है। यह दावेदारी भारत की 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने की बड़ी योजना का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है? आपको बताना है या याद रखना है कि किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की जो है पेशकश की है। इसको याद रखिएगा, नेपाल ने। किसने? नेपाल ने। देखिए, नेपाल जो है इसने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। इसके तहत दुनिया भर के पर्वतारोही नेपाल की
97 हिमालयी चोटियों पर बिना किसी परमिट शुल्क के चढ़ाई कर सकेंगे। इसका मकसद क्या है? तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करना है जो अभी तक ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुए हैं। सरकार चाहती है कि पर्वतारोही एवरेस्ट जैसी भीड़ भाड़ वाली चोटियों के अलावा दूसरे विकल्पों पर भी ध्यान दें। यह ऑफर कब तक है? तो अगली सुविधा जो है, यह सुविधा जो है अगले 2 वर्षों के लिए दी गई है। इसका मतलब है कि पर्वतारोहियों से इन 97 चोटियों पर चढ़ने के लिए लगने वाला सरकारी शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह फैसला जो है नेपाल सरकार के पर्यटन विभाग ने देश के अनछुए पर्यटन स्थलों को दुनिया के सामने लाने के लिए किया है। पर्वतारोहण एक महंगा शौक है जिसमें परमिट शुल्क एक बड़ा हिस्सा होता है। इस छूट से पर्वतारोहियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। हालांकि माउंट एवरेस्ट जैसी प्रमुख चोटियों पर चढ़ने के लिए अभी भी परमिट शुल्क जो है बहुत अधिक है। यह कदम भारतीय पर्वतारोहियों के लिए भी एक शानदार मौका है जो कम खर्च में हिमालय की चोटियों पर चढ़ाई का अनुभव लेना चाहते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हाल ही में किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? आपको याद रखना है कि हाल ही में किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को जो है एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ऐसा कौन कर सकता है? अमेरिका ने किया है। ठीक है, हाल ही में अमेरिका जो है इसने पाकिस्तान के सक्रिय अलगाववादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके सहयोगी मजीद ब्रिगेड को जो है विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका के अनुसार बीएलए जो है इसने पाकिस्तान में कई घातक हमलों की जिम्मेदारी ली है जिनमें ग्वादर पोर्ट और कराची एयरपोर्ट पर हुए हमले शामिल हैं। यह फैसला जो है संगठन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली फंडिंग और समर्थन को रोकने के लिए लिया गया है। बीएलए क्या है? तो यह एक सशस्त्र संगठन है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। उसका आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर का जो है शोषण कर रही है और स्थानीय लोगों को उनका हक नहीं दे रही है। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी राजनयिक जीत मानी जा रही है। इससे पाकिस्तान को दुनिया के सामने खुद को आतंकवाद के पीड़ित के रूप में पेश करने में जो है मदद मिलेगी। अमेरिका ने 2019 में बीएलए को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी की सूची में डाला था, लेकिन अब जो है एफटीओ घोषित करना और भी सख्त कदम है। इस कदम को अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के साथ अपने संबंध सुधारने और क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करें आज की, तो हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है? हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जो है किसने जीता है? इसको याद रखिएगा, हॉकी झारखंड ने। किसने? हॉकी झारखंड ने। देखिए, हॉकी झारखंड जो है 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबला की बात करें तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुए फाइनल मैच में झारखंड ने अपने चिर प्रतिद्वंदी हॉकी हरियाणा को 2-1 के स्कोर से जो है हरा करके यह जीत हासिल किया है। यह लगातार दूसरा साल है जब झारखंड ने यह खिताब जीता है। इस जीत के साथ झारखंड ने 2018, 2019 और 2024 के बाद चौथी बार जूनियर राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया है। झारखंड की फॉरवर्ड खिलाड़ी स्वीटी डुंगडुंग, किसने? स्वीटी डुंगडुंग ने फाइनल में पहला गोल किया। यह इस चैंपियनशिप में उनका 5वां गोल था, जिसके साथ वह टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर भी बनी। इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन जो है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया। इस जीत के साथ ही झारखंड ने 2025 में हॉकी के तीनों प्रमुख वर्गों सीनियर, सब जूनियर और जूनियर इसमें राष्ट्रीय चैंपियन बनने का एक अनूठा इतिहास रच दिया है। तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में छत्तीसगढ़ हॉकी का सामना उत्तर प्रदेश हॉकी से जो है हुआ। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी? भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो है किस रूट पर चलाई जाएगी? तो इसको आपको याद रखना है, जिंद सोनीपत। किस रूट पर चलाई जाएगी? जिंद सोनीपत। ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट खबर है, इसको भी ध्यान में रखना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। देखिए, भारतीय रेलवे जो है इसने पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए देश की
पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। किस रूट पर चलेगी? तो इस ट्रेन का संचालन हरियाणा के जींद सोनीपत रेलखंड पर किया जाएगा। यह 89 किलोमीटर लंबा रूट है जिस पर ट्रेन का ट्रायल भी किया गया है। ये बनाया किसने? तो यह ट्रेन जो है पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। इस सफलता के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास यह तकनीक है, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और चीन। कैसे काम करती है यह? तो यह ट्रेन जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो है रासायनिक क्रिया से बिजली बनाती है और इस प्रक्रिया में धुएं की जगह सिर्फ पानी और भाप निकालती है, जिससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। यह ट्रेन केंद्र सरकार की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना का हिस्सा है, जिसके तहत देश जो है विभिन्न हेरिटेज और पहाड़ी रूटों में ऐसी 35 ट्रेनें चलाने की योजना है। इस ट्रेन में 8 कोच होंगे और यह 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जो है 2030 तक भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाना है, यानी कि रेलवे से होने वाले प्रदूषण को शून्य करने का उद्देश्य है इसका। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में विश्व अंगदान दिवस जो है कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 13 अगस्त को। कब मनाया गया है? 13 अगस्त को। देखिए, विश्व अंगदान दिवस जो है हर साल 13 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक करना है। क्यों मनाते हैं इस दिन को? तो इस दिन को लोगों को अंगदान से जुड़ी गलत फहमियों को दूर करने और मृत्यु के बाद अपने अंग दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि किसी ज़रूरतमंद की जान बचाई जा सके। एक दान कई जीवन, यानी कि एक व्यक्ति अंग दान करके लगभग 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है। इसमें दिल, लिवर, किडनी, फेफड़े और आंखें जैसे अंग शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वास्थ्य संगठन इसे बढ़ावा देते हैं और 2025 की थीम क्या रही? तो 2025 की थीम रही आंसरिंग द कॉल, यानी कि मदद की पुकार का जवाब देना। ये भारत में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन अंगदान को बढ़ावा देता है। दुनिया का पहला सफल अंग प्रत्यारोपण जो है कब किया गया था? तो 1954 में किया गया था। इसको याद रखिएगा। दुनिया का सबसे पहला सफल अंग प्रत्यारोपण 1954 में किया गया था। विश्व दिवस जो है 13 अगस्त को होता है, लेकिन भारत जो है अपना भारतीय अंग दिवस जो है 3 अगस्त को भी मनाता है, तो इसको भी याद रखना है। देश में अंगों की मांग और उपलब्धता में बहुत बड़ा अंतर है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे न्यूज़ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि आज के सारे न्यूज़ जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे थे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका जो है लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।